कोरिया, जापान और चाइना के कुछ भाग तक घिरा हुआ था। जहां इस देश की राज किया जाता था, वो क्षेत्र 52 लाख वर्ग किलोमीटर था और इस विचारधाराओं की बात कही जाती थी वह क्षेत्र 6 लाख वर्ग किलोमीटर था। जहां कोई विदेश जाना नहीं जानता था, हमारे धर्मगुरु वहां जाकर के ज्ञान सिखाते थे। वो देश, और आज उस देश जो था विश्व का लगभग 33% जीडीपी, विश्व के लगभग 33% जीडीपी पर हक था। लेकिन आज जो हमारा देश है, इसका क्या हक है? पॉइंट में हक है। हम विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी हमारी, 1/3 हमारी अर्थव्यवस्था थी, और आज हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे गए हुए थे। वह दिन था जब इस देश का कसार और जो मुद्रा थी अन्य देशों के 1000 गुना के बराबर थी, और आज जो हमारी मुद्रा है डॉलर के तुलना में, अगर $1 खरीदना है तो 87 रुपया देना पड़ेगा। ये हमारी अर्थव्यवस्था है और ये हमारी विकास की नींव है। अगर इस तरह हम विकास करते रहे तो वो दिन नहीं जब गाड़ियों में पैसा लाद कर ले जाया जाएगा और पॉकेट में सामान खरीद करके लाया जाएगा। तब हमारे नेताओं ने, हमारे दार्शनिकों ने जब देखा कि देश की ये गिरावट हो रही है, सारी पार्टियां आ गई। स्वतंत्रता से लेकर के 1947 से लेकर के 1980 के दशक तक, 90 के दशक तक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में सत्ता में रही। 90 के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में विश्व का सबसे बड़ी पार्टी कहने जाने वाली और राष्ट्रवादी पार्टी कहे जाने वाली, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, सत्ता में रही। लेकिन गरीबों के लिए क्या हुआ? आज सरकार की डाटा बतलाते हैं कि आज जो है कि 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज पर जीना पड़ता है। 80 करोड़ लोग, एक महीने में 5 किलो अनाज। अगर 30 रुपए की बात हम करते हैं कि अनाज 30 रुपया केजी या 40 रुपया केजी मिलता है, तो 200 रुपये पर जीना पड़ता है। 200 रुपये पर जीना पड़ रहा है। ये बताइए, लेबर कार्ड में लाइन लगी हुई है। हम विश्व के तीसरे इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि सरकार कर रही है। इन गरीबों का आंसू कौन पोंछा जाएगा? कौन पोंछेगा? कौन पार्टी पोंछेगी? सत्ता तो सभी लोग सरकार लिए। कांग्रेस भी एक नींव लेकर के आई थी और समाजवादी भी एक नींव लेकर के आए थे, एक थीम लेकर के आए थे। तथा कहीं कहने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीयता की बात करती है। जो जिस देश में हम 200 रुपये प्रति माह पर जीते हैं 80 करोड़ लोग, उस देश का क्या होने वाला है? सारे रोजगार खत्म हो गए। हम इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा नीति में क्या आता है? जब देख रहे हैं कि अगर नकल न किया जाए और कोई गड़बड़ा न किया जाए तो बच्चे पास भी नहीं होंगे। वो स्थितियां हो रही। हमें लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, भिखमंगी की आदत डाली जा रही है। तुझे हम अनुदान दे देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे। इन चीजों को देख करके हमारे पार्टी के जो मार्गदर्शक लोग हैं, उन्होंने पार्टी बनाने की संकल्प लिया।
आपका भी दोष है, उन्हीं लोगों का दोष नहीं है, आपका भी दोष है। आप भी उन्हीं में भागीदार हैं, क्योंकि जिस वोट को हमारे संविधान निर्माताओं ने लड़कर लाया कि राजा के पेट से, रानी के पेट से, रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं होगा, उसका नसबंदी कर दिया। लेकिन हम अपने लालच की लोभ और निहित स्वार्थ में रानी के पेट से पूरा राजा पैदा करने का सहयोग कर रहे हैं। अपनी वोटों को किसमें हम देखते हैं? पैसे पर, साड़ी पर, दारू पर और जाति और धर्म और संप्रदाय पर अपने वोटों को बेचते हैं। जो मंदिर बनाएगा उसको हम वोट देंगे, जो मस्जिद बनाएगा उसको हम वोट देंगे। लेकिन जिस दिन आप सोच लेंगे जो पार्टी रोजगार देने वालों के लिए रोजगार देगी उसको मैं वोट दूंगा, उसके इस देश की दुर्दशा धीरे धीरे बदल करके सुदशा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस देश में आप 1947 से हैं, आज से 2 साल बाद चाइना आजादी हुई 1949। चाइना के 200 लंबी है और हम पर लंबी है। हम दूसरे पर निर्भर करते हैं। चाइनीज सामान आकर के यहां भी सस्ता होता ब्लैक मार्केटिंग में, लेकिन हम अपना मार्केटिंग नहीं कर सकते, अपना रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? जिस देश में काम करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाए और भीख मांग करके खाने वाले लोग को सिर पर बैठाया जाए, तो यह स्वाभाविक है कि भीख मांगने की तरफ लोगों की ध्यान ज्यादा होगा और काम करने वालों के प्रति ध्यान कम होगा। जो घर की सफाई करता है उसे घरों में नहीं जाने दिया जाता है, उसे मेस्तर कहा जाता है। और मेस्तरों को घर में अगर थाली छू दे तो हमारी थालियां पवित्र हो जाती हैं। आज आदमी ग्लोबलाइजेशन एरिया, ग्लोबलाइजेशन एरिया में युग में हमारी थाली अछूत हो जाती है। जिस मकान को जिस मिस्त्री ने बनाया है, जिन मजदूरों ने बनाया है, उस मकान में घुस जाए तो वो मकान शुद्ध हो जाती है। गंगा जल तो ठीक है, लेकिन उसे गौमूत्र के द्वारा धोया जाता है। उस देश में क्या काम करने के प्रति होंगे? जो काम करता है उसकी मजदूरी नरेगा के हिसाब से 400 रुपया है, और जो भुलवा करके प्रवचन देता है उसकी मजदूरी 4 लाख है। तो आप किधर जाएंगे? जिस देश में आप मन से काम नहीं करेंगे उस देश की अवनति होगी। हम विकसित होने वाले हैं, 1947 से लेकर हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन आज भी विकासशील देशों में से भी पीछे हैं। हमारी जीडीपी, हमारा विकास दर बगल में बांग्लादेश से भी कम है और पाकिस्तान से भी कम है, जहां की हमेशा आतंकवाद की लड़ाई होती है। इस बड़े देश में जहां के लोग, एक जमाना था, वो जमाना था कि जहां घरों में ताले नहीं लगे जाते थे, और यहां पार्लियामेंट में मंत्रियों पर घटोरे के रिकॉर्ड बने होते हैं, और जिसकी सत्ता आती है उसके विपरीत वालों पर वो चार्ज होता है, और जिसकी सत्ता चली जाती है उस पर चार्ज हो जाता है, और जिसकी सत्ता आ जाती है उस पर डिस्चार्ज हो जाता है। यही नहीं, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक धुलाई के लिए, भ्रष्टाचारियों की धुलाई के लिए एक वॉशिंग मशीन बना हुआ है, एक वॉशिंग मशीन बना हुआ है। कभी वो वॉशिंग मशीन कांग्रेस की तरफ जाएगी, कभी वो वॉशिंग मशीन बीजेपी की तरफ जाती है। जिसको वो वॉशिंग मशीन देंगे वो पवित्र हो जाता है। तो इन वॉशिंग मशीन वाली पार्टियों को इस देश से निकालिए। किसी को चारा घोटाला की बात करता है तो कोई सृजन घोटाला की बात
हिंदू की तरफ खड़ा होको या मुस्लिम की तरफ खड़ा होको, लेकिन कोई पार्टी नहीं है जो ये कहती है कि तुम भारत के प्रति खड़ा होको, इस भारत देश के प्रति खड़ा होको। तो सर्वोखी समाज पार्टी उसी थीम को लेकर के आई है। न तो ये हिंदुओं की पार्टी है, न मुसलमानों की पार्टी है, न बौद्धों की पार्टी है, न जैनियों की पार्टी है, न सिखों की पार्टी है। एक पार्टी भारत की पार्टी है और भारतीयता की पार्टी है, मानव की पार्टी है। इस पार्टी का अगर सत्ता आएगा, न हिंदू